राधा और राजेश की शादी माँ बाप की मर्जी से हुई थी, इसलिए दोनों में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। राधा की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। राजेश ने पहले दिन ही राधा को बता दिया था कि वह सुहानी नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। राधा मन में कितने सपने सजो कर लाई थी। वह सुहाग सेज पर बैठ अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। फिल्मों में हीरो हीरोइन के रोमांटिक सीन उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह आने वाले सुखद दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। राजेश को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छिपा लिया। उसने सोचा था कि राजेश उसके सामने बैठ घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, हाथ थाम कुछ मेरे बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में कहेगा। लेकिन राजेश ने कमरे में आते ही बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझे कोई आस ना लगाए रखना। मेरे जीवन में कोई है जिसे मैं बेहद चाहता हूँ। मेरे मन में उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। राजेश ने अपने मन की बात राधा को बिना झिझके कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूँ, मेरे उसके लिए कुछ कर्तव्य भी हैं। पति के इस व्यवहार से राधा के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चे देने की बात सुनकर राधा को समझ आ गया कि राजेश शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और राजेश से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? राजेश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना मचाओगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले मैं ही तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में आकर की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानुसी बातों के कारण सुहानी से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या की धमकी दी, तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। उनको क्या लगता है इस तरह तुमसे शादी करवा कर वो जीत गए? तुम्हारी ओर देखते ही मोहित हो जाऊंगा और मैं सुहानी को भूल जाऊंगा। कभी नहीं, गलत फहमी है उनकी, मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, समझी तुम? उन्हें क्या लगता है शादी कराकर सुहानी से मुझे दूर कर दिया, मुझे सुहानी से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। राजेश के ऊपर सुहानी के प्यार का भूत सवार था। राधा ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे
माता पिता दुखी हों तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और अपने परिवार के सामने पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। करवट ले आंखें मूंद लेट गया, सिर्फ राधा को यह जताने के लिए कि उसको तुम्हारे होने ना होने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राधा भारतीय संस्कृति में पली बड़ी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं छूटता। राधा नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी, चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा वह राजेश के हर बात का ख्याल रखेगी, वह जैसा चाहेगा उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगी। इस तरह वह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी। दिन गुजरने लगे पर राजेश ने राधा की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखा। कई बार राधा राजेश से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी। राजेश की बेरुखी से वह दुखी तो होती, लेकिन उसके प्रति कभी प्रेम कम नहीं हुआ। राजेश जितना बेरुखी से बात करता था, राधा का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। राजेश के ख्यालों में खोई खोई सी रहती। उसके बिना राधा के लिए एक दिन पहाड़ और रात काली घटा की तरह लगने लगी थी। पहले 2-3 महीने इसी तरह वियोग में निकल गए, लेकिन राधा को विश्वास था कि वह राजेश को एक दिन पालेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती। कई बार राजेश की माँ राधा को उदास देख पूछ भी लेती कि राजेश का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक चल रहा है। राधा आंखें झुका लेती, सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती। माँ को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच से वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी को 6 महीने और बीत गए। राजेश तो अपने प्यार के पास था, इसलिए उसे कभी किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन राधा अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल था। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। राधा का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। राधा कई दिनों तक यह शंका नहीं होने दी कि उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं है। राजेश का आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह किसी गलत रिश्ते में नहीं है। हो सकता है लड़की ठीक ना हो, कहीं ब्लैकमेल ना हो रहे हों। यही सोचकर एक दिन राधा ने अपने सास ससुर से बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, सास ने प्यार से कहा। राधा आंखें झुकाते हुए बोली, माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने
हो गए हैं, लेकिन ये मुझसे बात नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। नहीं बेटा, आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, थोड़ा शर्मीला है, थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करा दी। राधा की सास के पास अब कोई उत्तर न था, लेकिन राधा का सब्र टूट चुका था। वह अपनी सास से बोली, जब वह किसी और के साथ प्रेम करते थे तो आपको उनकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी ब्याहता ना बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ हैं, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। बताइए, आपने मुझे किस बात की सज़ा दी? मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। राधा अपने आंसू रोक न सकी। उसकी बातें सुनकर ससुर कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, पर लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। न जाने क्या जादू कर दिया उसने। लेकिन बेटी, तू थोड़ा सब्र रख। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरी बूढ़ी आँखों ने उसे भांप लिया था, इसलिए तो शादी नहीं किए। पर मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। राधा ने कहा, माँ जी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। मुझे भी एहसास होता है कि वह इनके साथ कुछ गलत कर सकती है। पर आप ही बताइए, मैं एक औरत हूँ, अपने पति को कब तक किसी और के संग बांटती रहूँगी? कभी तो मन होता है माँ पिता के पास वापस लौट जाऊं। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा कि जहाँ 6 महीने काट लिए हैं, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे, उसे आने दे आज घर। लेकिन रात में राजेश घर नहीं आया। अगले दिन राधा बाजार जा रही थी तो राधा ने देखा कि राजेश एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वह उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह एक सकरी सी गली में छोटे घर में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। राधा बड़ी तेज़ी से उसी तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाज़ा खटखटाने जा रही थी पर रुक गई। दोनों की खुसुर फुसुर और हंसी सुन वह बेचैन हो रही थी। बार बार दरवाज़ा तक हाथ जाता, खटखटाने से पहले ही रुक जाता। वह सोच रही थी कि वह दरवाज़ा खटखटाए या नहीं, दोनों का बाहर आने तक इंतज़ार करे। राधा मन में उठते वेग संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे मालूम था उसके पति के संबंध
किसी और संग हैं, लेकिन आज आँखों के सामने किसी दूसरे संग देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि सुहानी बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नक्श वाली सांवले रंग की युवती थी। आज सुहानी को अपने पति के संग देख वह अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे कुरूप महिला है जो अपने पति को पा न सकी। अब मन की प्रताड़ना उससे झेली नहीं जा रही थी। घर के अंदर से दोनों की हंसी की आवाज़ उसके मन को ऐसे घाव लगा रही थी जैसे उसके सीने में एक साथ कई तीर चुभ गए हों। काफ़ी देर राधा घर के बाहर खड़ी हो उनके आने का इंतज़ार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वह सुहानी से अपने पति को वापस मांग कर रहेगी। साफ साफ उसे अपनी जिंदगी से चले जाने को कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बाहर आए। राजेश राधा को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधा ने उसकी तरफ देखा। ओह, तो तुम मुझे पहचानते हो? राधा ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीबी हो। क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? कैसी बात कर रही हो? राधा भी थोड़ी ऊंची आवाज़ करके बोली। बीबी? बीबी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। क्या आपने मुझे अपने जीवन में बीबी का स्थान दिया? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? राजेश उसकी बात काटते हुए बोला। मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। राजेश ने कहा। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज यह सारा ड्रामा क्यों? राधा अपने आंसुओं को रोक न सकी और बोली। जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया, उसका इतना अपमान किया, उसके सामने किसी और के साथ था और वह आज भी वह शर्मिंदा नहीं है, बल्कि मेरी तकलीफ़ उसे ड्रामा लग रही है। राजेश बोला। मैंने पहले दिन ही तुम्हें हमारे बारे में बता दिया था और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कपट कैसा? राधा बोली। अपनी ब्याहता को ना छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार ना पा सकी, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं। मेरे लिए मेरा पति मेरा नहीं, वह पत्नी का हक किसी और को दे रहा है। आज राधा सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज किसी और के संग अपने पति को देखकर अंदर तक टूट चुकी थी। आज वह अपना हक पा लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट गया था। लोगों के बीच इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन राधा को किसी का कोई डर नहीं था। मैं राजेश को कंधे से पकड़ जोर जोर से झकझोरने लगी। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा। तुम्हें मेरा
बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राधा ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा, लेकिन राजेश ने राधा की कोई परवाह नहीं की। वह बोला, तुम्हारा जो मन हो वो करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। राधा ने सुहानी से कहा, एक औरत होकर तुम दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? राधा रोने लगी। रोते रोते सुहानी से बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे वापस लौटा दो। तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का? सुहानी के चेहरे पर जीत की खुशी थी। राधा को तड़पते देख वह खुश थी। उसे राधा पर बिल्कुल दया नहीं आई। वह हंसकर बोली, क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियाँ मुझे दोगी? क्योंकि जब तुम्हारा सुहाग ही तुम्हारा नहीं है तो तुम यह चूड़ियाँ पहनकर क्या करोगी? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ ये सुहाग की चूड़ियाँ भी मुझे दे दो। राधा के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। वह निढाल होकर धरती पर जा बैठी। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियाँ उतार उस पर रख दी। राजेश ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? ये सब क्या है? उसने कहा, ये सुहाग की चूड़ियाँ पति के जिंदा होने की निशानी होती हैं। मेरे लिए ये चूड़ियाँ सुहाग का शव हैं और मैं सुहागन विधवा। राधा की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गईं, लेकिन पत्थर दिल सुहानी ने बड़ी बेशर्मी से वह चूड़ियाँ उठाई और कहा, यह तुम्हारे लिए शव हैं, लेकिन मेरे लिए जीवन। इन सुहाग की चूड़ियों में जान डाल दूंगी। और राजेश का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। राधा वहीं बैठी अपने सूने हाथों को देख रही थी। यह प्रताड़ना किसी शरीर में लगे घाव से बहुत अधिक थे। सुहानी की यह हरकत राजेश को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? राजेश का निस्वार्थ प्रेम है, वह गलत नहीं है, लेकिन सुहानी और मैं राधा के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार राजेश को महसूस हुआ कि राधा सुहानी से बेहतर इंसान है। आज पहली बार राजेश ने राधा के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया अपनी करनी पर दुख था। रात को राजेश घर आता है। राधा मुस्कुरा के दरवाज़ा खोलती है। राजेश हैरानी से राधा से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा था कि तुम अपने घर जा चुकी होगी। मेरा घर? मेरा कौन सा घर है? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठ विदा हुई तो वह घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठकर आई, लेकिन अफसोस यह घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर ही नहीं होते, मायके में रहती हैं पराई अमानत बनकर। लड़की के माँ बाप जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पली लड़कियों को अजनबियों के हाथ यह सोचकर सौंप देते हैं कि वह अपने घर जा रही है। ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है।
तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों ही घर पराए हैं, चाहे माँ बाप का घर हो या तुम्हारा। राजेश चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह राधा के बारे में सोचने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है, स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। राधा सही तो कह रही है, जिस घर में वह पैदा हुई वह घर ही उसके लिए पराया। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वह भी नहीं दे सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मान राधा से शादी कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। राधा ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया, और मैं ना अच्छा बेटा और ना अच्छा पति बन सका। इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन सुहानी का व्यवहार राधा के प्रति अच्छा नहीं था। राधा में कितनी करुणा थी, अपने रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन सुहानी का व्यवहार कितना रुष्ट था। वह असमंजस में था। वह क्या करे? उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थी। उसकी आँखों के सामने राधा का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए सुहानी के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और सुहानी ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियाँ उठा ली, जबकि उसे राधा को चूड़ियाँ वापस दे देनी चाहिए थी। मैं क्यों राधा का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन राधा आज भी दो घर की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। कोई भी तो कमी नहीं है उसमें। कितनी खूबसूरत, सहनशील, मेरे माता पिता का ध्यान रखने वाली, मुझ जैसे इंसान से भी रिश्ता निभाने को तैयार है। राधा की जगह अगर सुहानी होती तो क्या वह सहन कर लेती? शायद कभी नहीं। सुहानी और राधा दोनों आज की आधुनिक महिला हैं, लेकिन एक रिश्तों की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था। अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ, राधा से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। राजेश रात भर राधा के बारे में सोचता रहा और फिर न जाने कब उसकी आँख लग गई। जब वह सुबह उठा, अपने कमरे से बाहर आया तो राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, राधा कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात तुम्हारी बात सुन ली थी और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे राधा के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, वही जिसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया, उसके बावजूद वो अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद हैं। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़ कांच को अहमियत दे रहा है। अब हम अपनी गलती सुधारना
चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला लिया कि उसके पिता को वह सारी धनराशि दूंगा जो उन्होंने राधा की शादी में खर्च की है। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो और अपनी मर्जी से अपना जीवन जियो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने देने चाहिए। हमारी जिद ने राधा का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। वह अपने अच्छे जीवन में जरूर कामयाब होगी। तेरे माँ बाप ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की है, इसलिए सुबह वह अपने मायके चली गई है। लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई है। माँ अपने कमरे से एक बैग लाकर देती है। राजेश जल्दी से बैग को खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। राजेश जल्दी से लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा है, शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं यह हक खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। राजेश लेटर पढ़ते ही फफक फफक कर रोने लगता है। माँ माँ, मैंने राधा और आपके साथ बहुत गलत किया। आपने सुहानी के असली चेहरे को पहचान लिया था, लेकिन मैं ही अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो। मैंने राधा के साथ जो गलत किया है, उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। सुहानी के व्यवहार को देखकर मैं कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने राधा को खो दिया। नहीं नहीं बेटे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। राजेश जल्दी ही गाड़ी निकाल राधा को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में जाती दिखाई पड़ती है। राजेश तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। राजेश राधा से कहता है, राधा, मुझे बिना बताए कहाँ जा रही थी? राधा राजेश को देखकर हैरान थी। राजेश ने अपनी बात दोहराई तो राधा ने भी दो टूक जवाब दिया। तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है? राजेश ने राधा पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। राधा बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहा। यह देख राजेश ड्राइवर को पैसे देते हुए राधा का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतार कर कार में बिठाता है। राधा ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? राजेश बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है राजेश। राजेश ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। राधा ने राजेश की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम पर टिका होता है और तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ।
राजेश ने कहा, लेकिन राधा, मैं गलत था। मैंने असली प्यार की पहचान नहीं कर पाया। सुहानी जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। राधा से माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का शव कहा तो मेरी आत्मा ने मुझे पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी सुहानी के घर की तरफ मोड़ दी। राधा ने कहा, यह रास्ता अपने घर को तो नहीं है? राजेश बोला, हाँ, लेकिन मैं सुहानी के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? उससे तुम्हारी सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने के लिए। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। राजेश सुहाग की चूड़ियाँ लेने के लिए सुहानी के घर पहुँचता है। अंदर ठहाकों की खूब आवाज़ आ रही है। जैसे ही राजेश अंदर जाने लगता है, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर ठिठक कर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों से लग रहा है जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसलिए बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगता है। चुपके से अंदर झांकता है तो देखता है सुहानी अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर राधा की सुहाग की कांच की चूड़ियाँ रखी हैं। सुहानी की माँ हाथ में राधा के ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियाँ उठाते हुए कहती है, समय तो लगा, लेकिन माल तो हाथ लगा। सुहानी बोली, वह राधा बेवकूफ़ लड़की कांच की चूड़ियों के साथ साथ ये सोने के कंगन और सोने की चूड़ियाँ भी दे गई। सीमा, तू देखती कैसे रो रो कर मुझसे सुहाग की भीख मांग रही थी। मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल क्यों होते हैं। सीमा ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? राजेश से भी तो ऐसे ही इमोशनल हैं, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं। कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए। बहुत भोला है राजेश। बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब में से पैसा निकाल लो। वहाँ बैठे सभी लोग राजेश पर हंसते हैं। कुर्सी पर बैठा लड़का बोला, पर उसके माँ बाप तो चालाक हैं, तुम्हारे झांसे में नहीं आए। झट से जात पात का बहाना बनाकर रिश्ता नहीं होने दिया और अपने पसंद की लड़की से शादी करवाई। यह तो सुहानी की गलती से हुआ, उसे सब मालूम कर लेना चाहिए था। सुहानी बोली, अरे तू चिंता मत कर मोहित, आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद, उसका सारा रुपये पर मेरा ही हक होगा। फिर से सभी लोग ठहाका लगा के हंसते हैं। सोफे पर बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। सुहानी दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है? दूसरी लड़की कुछ कहती इससे पहले ही उसका ध्यान राजेश पर पड़ गया। राजेश को देखते ही
अंदर बैठे लोग घबरा गए। राजेश भी उनकी बातों को सुनकर सकपकाया सा खड़ा था। उसे सुहानी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ना कभी उस पर शक किया। वह उसे सच्चे दिल से चाहता था और वह उसके लिए सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया था। राजेश समझ गया था कि वह साजिश का शिकार हुआ है। वह सुहानी से कहता है, वह तो मैं कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियाँ देना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने आया था, लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जिसने माँ बाप और बीबी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। अचानक राजेश को सामने देखकर सुहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पोल खुलते देख वह घबरा गई। उसने घबराहट छिपाते हुए कहा, राजेश तुम बैठो, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हम तो बस यूं ही। राजेश ने सुहानी की बात काटते हुए कहा, सुहानी मेरी पत्नी की चूड़ियाँ मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। सुहानी को राजेश की बातों का कोई असर नहीं होता। वास्तव में वह सोने की चूड़ियाँ वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग राजेश को पकड़ अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। राजेश किसी तरह अपने आप को उनके चंगुल से छुड़ाकर बाहर गाड़ी की तरफ आता है और राधा को जल्दी से पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहता है। राधा घबरा कर राजेश से पूछती है कि ऐसा सुहानी के घर क्या हो गया कि पुलिस को फ़ोन करना है। राजेश गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, जितना कह रहा हूँ उतना करो, जल्दी से फ़ोन लगाओ। लेकिन सुहानी और उसके लोग राजेश तक पहुँच जाते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तब तक सुहानी पुलिस को फ़ोन मिला चुकी थी। बड़ी चालाकी से सुहानी से बात करते हुए पुलिस को किस इलाके में बदमाशों के चंगुल में फंसे हुए हैं इसकी जानकारी दे देती है। वह लोग राजेश को गाड़ी से ज़बरदस्ती से बाहर निकालते हैं। मोहित नाम का लड़का राजेश के पेट पर चाकू रखते हुए कहता है, तुम्हें चुपचाप बिना शोर किए घर के अंदर चलना होगा। तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में है। सुहानी राजेश के हाथ को कसकर पकड़ते हुए घर के अंदर लेकर जा रही थी। तभी राधा का ध्यान उस लड़के पर जाता है जो राजेश के पेट पर चाकू लगाए खड़ा था। वह बिना देरी किए फुर्ती से सुहानी से अपने आप से छुड़ाते हुए लड़के पर झपट पड़ती है। अचानक हुए हमले से वह लड़का लड़खड़ा गया। मौका देख राजेश भी लड़के पर टूट पड़ता है, पकड़ लेता है। आसपास लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मामला बिगड़ता देख सुहानी और बाकी लोग
भागने लगते हैं, लेकिन राजेश सुहानी को भागने नहीं देता। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। राजेश से पूरा मामला जान पुलिस सुहानी उसके परिवार को हिरासत में लेते हैं और सुहानी की माँ से कहती है, अपनी बेटियों से यह सब कराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कहती है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, इनकी बेटी मेरी सहेली है, सहेली के परिवार में बेटी की तरह रहती हूँ। लोग हमारी वास्तविकता से अनभिज्ञ, हम लड़कियों पर शक नहीं करते और आसानी से हमारे झांसे में आ जाते हैं। पुलिस सुहानी के मुँह उसके जालसाजी के कारनामे सुन हैरान होती है। फिर पुलिस ने सुहानी से उसके माता पिता के बारे में पूछती है। सुहानी ने बताया कि मेरे पिता गांव के प्रधान हैं, वह गांव में रहते हैं। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए शहर में आई तो कॉलेज में मुझे सभी बहन जी कहने लगे, लेकिन मेरी पहचान फाइनल ईयर की स्टूडेंट किरण से हुई। उसने मुझे मॉडर्न बनाने के लिए गलत रास्तों पर डाल दिया। महंगी ड्रेस, मेकअप, फ़ोन जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर वो काम जो नहीं करने चाहिए थे। माँ बाप भी मेरी हकीकत जान चुके थे। उन्होंने मुझे वापस गांव जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मुझे ये ज़िंदगी रास आने लगी। मैं किरण के साथ रहने लगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ। लोगों को अपनी बातों में फंसा कर उनसे पैसा ऐंठकर दूसरे शहर चली जाती हूँ। समाज में बदनामी होने के डर से कभी मेरी पुलिस कंप्लेन नहीं करते, लेकिन आज राधा के कारण मैं तुम्हारे गिरफ्त में हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, ये सब करते हुए क्या कभी तुम्हें बुरा नहीं लगा? सुहानी ने कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जब 21वीं सदी के आधुनिक लोग रिश्तों को अहमियत नहीं देते, माँ बाप को पुरानी सोच 20वीं सदी का कह अपने को सर्वोच्च समझ उनके संस्कारों का मजाक उड़ाते हैं। खुद को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में हमारे जैसे लोगों के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। राधा सुहानी की बातें सुनकर कहती है, सुहानी, आधुनिक होना बुरा नहीं है, तकनीकी विकास भी सही है, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुराई के रास्ते पर जाना गलत है। यदि हर महिला आधुनिक दिखाने के लिए इंसानियत भूल जाए और बुराई के रास्ते चल पड़े तो संसार का क्या होगा? समय के साथ विचार बदल सकते हो, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को बदलो, पहनावा रहन सहन भी बदलो, लेकिन संस्कृति और अपने अच्छे संस्कार बदलना यह तो ठीक नहीं। इन्हें बदल लिया तो जीवन में सुकून के लिए भटकते ही रहोगे। अब तुम मेरी माँ की तरह भाषण मत दो, मेरा लौटना नामुमकिन है। मुझे ये सब बातें दकियानूसी लगती हैं। ए इंस्पेक्टर, तुम भी इसकी पुरानी सदी की बातें ध्यान से सुन रहे हो? थाने लेकर नहीं जाना क्या? राधा ने फिर एक बार सुहानी को समझाते हुए कहा, रिश्तों को निभाने के लिए हमें पुरानी सदी के संस्कार अपनाने पड़े तो क्या बुराई है? सुहानी ने राधा से कहा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हारा पति वह सब हक मुझे दे चुका है जो एक पत्नी के होते हैं, फिर भी तुमने अपने पति को माफ़ कर दिया।
सुहानी ने हंसते हुए कहा, तुमने यह बात कहकर यह साबित कर दिया कि तुम पुराने विचारों की हो, जिसमें पति या पत्नी से भूल हो जाए तो उसे दोबारा स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। सुहानी, मैं आज के ज़माने की हूँ, लेकिन अपने देश की संस्कृति को नहीं भूली हूँ। यदि कोई अपना राह भटके जाए, उसे सही राह दिखाना हर इंसान का फर्ज है। सुहानी भद्दा सा मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं, तुम पुराने ख्यालात की हो। राजेश का समय तो अब तुम्हारे साथ सत्संग में ही कटेगा। पुलिस सुहानी को लेकर जाने लगती है। राजेश कहता है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इसके पास मेरी अमानत है, वह मुझे वापस चाहिए। इंस्पेक्टर सुहानी की तरफ देखता है और कहता है, जो भी इनकी अमानत है इन्हें वापस दीजिए। सुहानी कहती है, मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। कल तुम मेरी पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ ले आई थी, वह तुम्हारी जैसी महिलाओं के लिए नहीं है, जो आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की बलि चढ़ा देती हैं। सुहानी झल्लाते हुए बोली, ज़्यादा लेक्चर नहीं देने का। वह कांच की चूड़ियाँ मेरे किस काम की? मुझे तो उसमें सोने की चूड़ियाँ ही चाहिए थी, इसलिए उसे उठा लिया था। मैं आज की नारी हूँ। ये सुहाग, शादी, संस्कार, ये सब ओल्ड फैशन है। राधा ने कहा, तुम्हारे लिए उसकी कीमत नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए कांच की चूड़ियों की कीमत दुनिया भर के खजानों से अधिक है। सुहानी फिर बेशर्मी से हंसी और राधा से कहा, तुम्हारा खजाना घर के अंदर है। इंस्पेक्टर राजेश के साथ सुहानी के घर के अंदर जाता है और राधा की अमानत राजेश के हवाले करता है। राजेश सुहानी को हथकड़ी में देख मन में सोचता है, ये पुराने और नए संस्कार में क्या फ़र्क है। माँ बाप की सेवा ना करना, उनकी अच्छी सीख नकार देना आधुनिकता है। पति या पत्नी से कोई गलती हो जाए, उसे सुधारने के बजाय रिश्तों को तोड़ देना क्या आधुनिकता है? आधुनिकता के नाम पर हम गलत करते हैं। राधा राजेश को गंभीर देखकर पूछती है, आप किसी गहरी चिंता में हैं? वो मैं सोच रहा था, हर नई सदी के नौजवान पुरानी सदी को दकियानूसी कहते हैं, तो हमारे बच्चे तो हमें बहुत ज़्यादा दकियानूसी कहेंगे। राधा ने हंसते हुए कहा, सदी कितनी भी नई आ जाए, आधुनिक वेशभूषा तकनीक विकास ही होगा, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति बदल नहीं सकती। हाँ, कुछ लोग आधुनिकता के नाम पर भटक जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे लोग संस्कृति को कायम भी रखेंगे। घर पर राजेश के माता पिता चिंता में बैठे हैं, तभी राधा और राजेश आते हैं। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। राजेश बैग से चुनरी सिंदूर निकालता है, उस पर सुहाग की चूड़ियाँ रख कर माँ से कहता है, माँ एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। राजेश की माँ अपनी बहू राधा को सामने बिठाकर कहती है, मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज यह रस्म तू अपने हाथों से निभा। राजेश अपने हाथों से चूड़ियाँ पहना और सिंदूर लगा कर राधा को चुनरी उड़ाता है। राजेश चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है
कि एक भारतीय संस्कारी औरत कितना भी पढ़ लिख ले, उसके लिए रिश्तों से बढ़कर कोई खजाना नहीं। अब राजेश और राधा अपनी गृहस्थी हंसी खुशी बिता रहे थे। यह देखकर राजेश के माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।